इस अध्याय में दिखाए जाने वाले पात्रों में से एक तो हमारा मुख्य पात्र मोक ग्योंग उन है और उसके साथ रहने वाली स्पिरिट चोंगर्योंग और सोसाइटी लीडर के फर्स्ट डिसाइपल ना युलरियोंग्स एंड पॉइजन मास्टर बैक साहा हैं। तो चलिए अब हम अध्याय 155 से शुरुआत करते हैं। यहाँ हमने देखा कि मोक ग्योंगुन को बचाने के लिए चोंगर्योंग बीच में आ जाती है और मोक ग्योंगुन से कहती है, मैं इस इंसान का सामना करती हूँ, तुम उस शहर के उस्ताद बूढ़े के पास भाग जाओ। चोंगर्योंग की बात सुनकर मोक ग्योंगुन समझ गया कि वह सोसाइटी लीडर के पहले शिष्य ना युलरियोन को उलझाकर उसे भागने का समय देना चाहती है। यह सुनकर मोक ग्योंगुन की नजरें पैनी हो गईं। उसका फैसला बिल्कुल सही था। मोक ग्योंगुन और ना युलरियोन के बीच का फासला बहुत बड़ा था क्योंकि ना युलरियोंग अपनी सीमाओं को तोड़कर ट्रांसफॉर्मेशन रिल्म रूपांतरण की अवस्था में पहुंच चुका था। इस वक्त भागना ही इकलौता रास्ता था। लेकिन दो समस्याएं थीं। पहली, मेरा बायां टखना। जल्दबाजी में चोंगर्योंग यह देख नहीं पाई थी कि ना युलरियोंग ने बड़ी फुर्ती से मोक ग्योंगुन का बायां टखना कुचल दिया था, जिससे हड्डी टूट गई थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था, यह उसे भागने से रोकने के लिए चली गई एक सोची समझी चाल थी। ना युलरियोंग जैसा इंसान जो काफी हद तक मोक ग्योंगुन जैसा ही था, उसे इतनी आसानी से सिर्फ इसलिए नहीं जाने देता क्योंकि उसकी गुरु बहन, या जिसे वह अपनी गुरु बहन समझ रहा था, बीच में आ गई थी। दूसरी, पॉइजन किंग बैक साहा यानी पॉइजन किंग जो खुद उस ऊंचे मुकाम पर थे, शायद ना युलरियोंग से उसकी रक्षा कर पाते। लेकिन मोक ग्योंग उनकी सोच यहाँ नहीं रुकी। उसकी नजरें ना युलरियोंग पर टिकी थीं जो चोंगर्योंग से जूझ रहा था। अगर यह शख्स वाकई उसके जैसा था तो बात यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। वह मुझे मारने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। भले ही वह पॉइजन किंग की शरण में चला जाता, ना युलरियोंग उसे खत्म करने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेता। उसने मन बना लिया था, ये उसकी फितरत भी थी और उसका यकीन भी। मुसीबत है, अभी तो उसने अपने कदम जमाना शुरू ही किया था कि यह एक बड़ी अड़चन सामने आ गई। अगर वह इससे पार नहीं पाता तो बदला लेने से पहले ही उसकी मौत पक्की थी। जैसे ही उसकी सोच यहाँ पहुंची, मोक ग्योंगुन एक नया समाधान खोजने लगा। मुझे और ताकत चाहिए, किसी और से नहीं, बल्कि ना युलरियोंग से खुद को बचाने के लिए उसे ताकत की जरूरत थी। लेकिन यह ताकत इतनी जल्दी हासिल नहीं की जा सकती थी। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में भी बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आत्मज्ञान पाकर अपनी सीमाओं को तोड़ पाते हैं। ये मुकाम सिर्फ हुनर से नहीं मिलता। मगर क्या ये काम करेगा? मोक ग्योंगुन की आंखों के सामने एक मंजर कौंध गया। ये वही पल था जब पॉइजन किंग बैक साहा ने उस ऊंची अवस्था को हासिल किया था। दूसरों को भले ही कुछ ना दिखा हो, लेकिन अपनी घोस्ट आई रूहानी आंख की वजह से उस मोक ग्योंगुन को याद था कि बैक साहा के शरीर के भीतर उस वक्त क्या हुआ था। ऊर्जा 3 बिंदुओं से होकर गुजरी थी, जिससे शरीर की मूल ऊर्जा, प्राण और आत्मा का संगम 3 यांग हुआ था। उसे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि वह अपनी याददाश्त के दम पर उस प्रक्रिया को बिल्कुल वैसा ही दोहरा सकता है। क्या यह मुमकिन है? बिना किसी आत्मज्ञान के जबरदस्ती उस अवस्था 3 यांग को पैदा करना। यह सफल होगा या नहीं, इसका कोई पता नहीं था। शायद इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता था। तभी उसकी नजर फिर से ना युलरियोंग पर पड़ी जो चोंगर्योंग के साथ मुकाबला कर रहा था। अभी तो मुकाबला बराबरी का लग रहा था, लेकिन दिन का वक्त होने के कारण चोंगर्योंग, जो कि एक रूह थी, कमजोर पड़ती जा रही थी। ना युलरियोंग की तलवारबाजी इतनी कमाल की थी कि वह जल्द ही उसे पीछे धकेल देता। हाँ। मोक ग्योंगुन ने अपना बायां टखना हिलाने की कोशिश की। दर्द अब भी बहुत ज्यादा था। उस पैर पर खड़ा होना भी मुश्किल था। इतने कम समय में यह ठीक नहीं होगा। भले ही उसके शरीर के घाव जल्दी भर जाते थे, लेकिन टूटी हुई हड्डी पल भर में नहीं जुड़ सकती थी। ना युलरियोंग धीरे धीरे चोंगर्योंग की चालों को समझ रहा था। यह देखकर मोक ग्योंगुन ने फैसला कर लिया, यह एक जुआ होगा। साफ था कि जैसे ही वह हिलता, ना युलरियोंग चोंगर्योंग को छोड़कर उस पर झपट पड़ता। ऐसे में उसे जोखिम उठाना ही था, चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो। अच्छी बात यह थी कि उसकी ऊर्जा मौत की ऊर्जा, डेथ की थी, जिसे पहचानना मुश्किल था। यहाँ तक कि ना युलरियोंग जैसा माहिर खिलाड़ी भी उसे ठीक से भांप नहीं पाया था। इसलिए अगर वह यहाँ अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता भी तो वो दूसरों के लिए उसे पकड़ना आसान नहीं होता। लेटे लेटे ही मोक ग्योंगुन ने अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। फिर पॉइजन किंग बैक साहा को याद करते हुए उसने जबरदस्ती अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए ऊर्जा का बहाव शुरू किया। ये सब उल्टा करना होगा। उस पल उससे एक बड़ी गलती होते होते बची। मोक ग्योंगुन की ऊर्जा जीवन की नहीं बल्कि मौत की ऊर्जा थी, इसलिए उसका तरीका भी आम तरीके से बिल्कुल उल्टा होना चाहिए था। गड़गड़ाहट। मोक ग्योंगुन ने अपनी याददाश्त के सहारे जबरदस्ती मौत की ऊर्जा को शरीर के उलटे केंद्रों, रिवर्स एक्यूपॉइंट्स से गुजारना शुरू किया। वह पैक्सा हादे के शरीर में हुई हलचल को बिल्कुल वैसा ही दोहरा रहा था। सबसे पहले निचला केंद्र, लोअर टेंजेन। गड़गड़ाहट। जमी हुई मौत की ऊर्जा निचले केंद्र के मूल तत्व से गुजरी, फिर वह सीने के पास जमा हुई और पूरे शरीर में फैल गई। उलटे केंद्रों से गुजरते हुए उसने 3 यिन, 3 ठंडी ऊर्जाओं का रूप ले लिया। दूसरा कदम भी कामयाब रहा। अगर मार्शल आर्ट्स के बड़े उस्ताद मोक ग्योंगुन को यह करते देख लेते तो वे अपनी हैरानी नहीं छिपा पाते। यह आम प्रक्रिया से बिल्कुल अलग था। आमतौर पर शरीर की 3 गर्म ऊर्जाएं सिर की तरफ बढ़ती हैं और मुख्य स्रोत से मिल जाती हैं, लेकिन मोक ग्योंगुन इसे उल्टा कर रहा था। ये वाकई
3 इन कन्वर्जेंस, 3 ठंडी ऊर्जाओं का संगम था। यहाँ सब कुछ उल्टा था। ओह, मोक क्योंग उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं और उसके मुंह से हल्की भाप निकलने लगी। अब ऊर्जा को उसके सिर के ऊपरी हिस्से तक पहुंचना था, लेकिन बिना आत्मज्ञान के जबरदस्ती ऐसा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक उसी पल सूम, एल्डेस्ट यंग मास्टर ना युलरियन बिजली की रफ्तार से मोक क्योंग उनकी तरफ लपका। वह उसे वह सब करने से रोकना चाहता था जो वह करने की कोशिश कर रहा था। मोक क्योंग उनका पूरा ध्यान अपनी ऊर्जा पर था, इसलिए वह उसे देख नहीं पाया। लेकिन सर, चोंगरियोंग ने ना युलरियन का रास्ता रोक लिया। मैं किसी को दखल नहीं देने दूंगी। भले ही बिना ज्ञान के जबरदस्ती यह सब करना पागलपन था, लेकिन अगर मोक क्योंग को इस वक्त रोका जाता तो उसकी मौत तय थी। यह लड़का भी ना, यह हिम्मत नहीं, सरासर बेवकूफी थी। उसने कहा था कि जब तक वह उसे रोकती है वह भाग जाए, लेकिन वह यहीं बैठकर इतना खतरनाक जोखिम उठा रहा था। खैर, जो भी हो, उसे इस इंसान को बचाना ही था। बीच में मत आओ। सर सर सर। उसी पल ना युलरियन की सुर्ख की तलवार से निकलता हुआ प्रकाश टूटते तारों की बारिश जैसा लगने लगा। चोंगरियोंग की नजरें पल भर के लिए जम गईं। यह हेवनली स्वॉर्ड मीटियर तकनीक थी, जो इस तलवारबाजी की 3 सबसे बड़ी गुप्त कलाओं में से एक थी। भले ही उसे उस शख्स, सोसाइटी लीडर से नफरत थी, पर उसे मानना पड़ा कि उसकी बनाई यह तकनीकें बेमिसाल थीं। लेकिन इसकी भी एक कमजोरी है। 100 सालों तक उस शख्स की तलवारबाजी का बारीकी से अध्ययन करने के बाद चोंगरियोंग ने उसकी कमजोरी ढूंढ ली थी। टूटते तारों की तरह आती उन हजारों तलवारों के बीच एक ऐसी जगह थी जिसका फायदा उठाया जा सकता था, अगर वह अपनी तलवार सीधे उस जगह पर मारती। शाक। तबन ना युलरियन की तलवार ने अचानक अपनी दिशा बदल दी और चोंगरियोंग के वार को बीच में ही दबोच लिया। बदलाव यह बिल्कुल अनचाहा मोड़ था। नतीजा यह हुआ कि रूहानी ताकत से बनी उसकी पाइप उस जबरदस्त ऊर्जा के बीच फंसकर पल भर में चकनाचूर हो गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सर। ओह नहीं। चोंगरियोंग ने अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए खुद पर होते उन हमलों को टाला। उसकी आंखें पैनी हो गई थीं। उसने जिस कमजोरी को पहचाना था उसे अब सुधार लिया गया था। यह तकनीक उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। मैंने उसे कम आंकने की गलती कर दी। वह शख्स कभी उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनने की होड़ में था। वक्त के साथ उसने अपनी तकनीकों को और बेहतर बना लिया था, लेकिन चोंगरियोंग अभी भी अतीत में ही जी रही थी। यह मेरी चूक थी। चोंगरियोंग ने अपनी गलती महसूस की। उसी पल ना युलरियन तक ने अपनी पूरी ताकत के साथ चोंगरियोंग के माथे की तरफ वार किया। धमाका! नीली रोशनी वाली एक तीखी ऊर्जा हवा को चीरती हुई निकली। यह स्वॉर्ड एनर्जी ब्लास्ट था, जो कंडेंस्ड ऊर्जा को सीधे निशाने पर मारता था। अब क्या होगा? उस जगह से बचना नामुमकिन था। चोंगरियोंग ने जल्दी से अपने हाथ जोड़े और रूहानी ताकत से एक लाल खूनी ढाल, ब्लड बैरियर, बना ली। कड़क! लेकिन उस वार की ताकत इतनी ज्यादा थी कि चोंगरियोंग का शरीर उस ढाल समेत हवा में उड़ गया। उसी पल का फायदा उठाते हुए ना युलरियन ने अपनी दिशा बदली और फिर उसने एक और स्वॉर्ड एनर्जी ब्लास्ट सीधे मोक क्योंग की तरफ छोड़ दिया। तुम कहीं नहीं जा रहे। हवा में उड़ती चोंगरियोंग ने हार नहीं मानी। उसने अपना हाथ घुमाया और जमीन से खून के कांटे उगा दिए ताकि ना युलरियन के कंधे को जख्मी कर सके। ना युलरियन को अपना शरीर थोड़ा मोड़ना पड़ा। इसकी वजह से उसका निशाना थोड़ा चूक गया। वह नीली ऊर्जा मोक क्योंग की गर्दन पर लगने के बजाय उसके बिल्कुल बगल में जमीन पर जा लगी। धड़ाम धड़ाम! जमीन फट गई और धूल का गुबार उठ खड़ा हुआ। हमला बहुत जोरदार था। इतनी पास हुए धमाके की लहर ही मोक क्योंग की कोशिश को नाकाम करने और उसे जान से मारने के लिए काफी थी। इतना काफी नहीं है। धूल की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। अपनी खास आंख, पेनिट्रेटिंग आई के बावजूद ना युलरियन ने का आशिकी किया। रियोन कुछ देख नहीं पा रहा था, इसलिए वह खुद मोक क्योंग की तरफ झपटा। थप! चोंगरियोंग की जमीन पर उतरी और मोक क्योंग की तरफ भागी। उसे डर था कि धमाके ने सब कुछ बर्बाद कर दिया होगा। मुझे इसे रोकना होगा। जो भी हो, वह अपनी रूहानी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर चुकी थी। अब पीछे हटका कोई रास्ता नहीं था। तब कुछ हुआ। हांफते हुए अचानक धूल के उस गुबार के बीच से एक अनजान ऊर्जा फूटने लगी। चोंगरियोंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह ऊर्जा मौत की ऊर्जा से बिल्कुल अलग थी। इतनी खूंखार ऊर्जा! ना युलरियन भी अचानक ठिठक गया। धूल के पीछे से धमाका! एक काली ऊर्जा बिजली की तरह ना युलरियन के चेहरे की तरफ बढ़ी। ना युलरियन ने बड़ी मुश्किल से अपनी नीली ऊर्जा से उसे रोका। छन छन छन! चिंगारियां निकलने लगी। दोनों तरफ से जबरदस्त ताकत लग रही थी और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ये क्या बला है? ना युलरियन हैरान था। इस काली ऊर्जा में ऐसी बर्बरता और खूंखारपन था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसकी अपनी ऊर्जा बिखरने लगी थी। ऐसे काम नहीं चलेगा। जबरदस्ती भिड़ने से उसकी अपनी ताकत खत्म हो रही थी। ना युलरियन ने एक कदम पीछे लिया और उस काली ऊर्जा को एक तरफ मोड़ दिया। धड़ाम! वह काली ऊर्जा जमीन को चीरती हुई निकली और सामने की 5 गज लंबी दीवार को चकनाचूर कर दिया। उस वार के असर से ना युलरियन समझ गया कि क्या हुआ है। हाँ, ये मुमकिन ही कैसे था? ना युलरियन ने अपनी मुट्ठी खींच ली। ये यकीन के काबिल नहीं था। सामने वाले लड़के ने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया था और अब वह उसी के स्तर ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल पर पहुंच चुका था।
सर। धूल छोड़ते ही मो क्योंगुन का चेहरा सामने आया। उसे देखकर ना युलरियन का चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसकी खास आंख सब कुछ साफ देख पा रही थी। मो क्योंग उनके पूरे शरीर से काली ऊर्जा की लपटें निकल रही थीं। उस खूंखार काली ऊर्जा में लिपटा वह लड़का किसी नरक से आए शैतान जैसा लग रहा था। सिर्फ वही नहीं था जो हैरान था, मो क्योंगो उनटी के पूरे शरीर से फूटती उस खूंखार ऊर्जा को देखकर चोंग रियों भी दंग रह गई थी। यह कैसी ऊर्जा है? आम लोगों के लिए इसे साफ साफ समझ पाना शायद मुश्किल होता, लेकिन चोंग रियों की रूहानी आंखों घोस्ट आई के सामने मो क्योंगुन की ऊर्जा किसी बेमिसाल और खौफनाक मंजर जैसी थी। यह उस मौत की ऊर्जा, डेथ की, से बिल्कुल अलग हो चुकी थी जिसे अब तक वह जानती थी। सू आमतौर पर 3 यांग कन्वर्जेंस का मतलब होता है शरीर के 3 मुख्य केंद्रों तत्व, ऊर्जा और आत्मा को पूरी तरह खोलकर अपनी सीमाओं को पार करना। लेकिन मो क्योंगुन ने मौत की ऊर्जा के साथ उल्टे चक्र, रिवर्स एक्यूपॉइंट का इस्तेमाल करके इसे जबरदस्ती हासिल किया था। उसने इसे यिन यानी ठंडी ऊर्जा के जरिए मुमकिन बनाया था। इस टकराव और धमाके से एक नई तरह की शक्ति पैदा हुई थी जिसे 100 साल से रूह बनकर भटक रही चोंगरियों ने भी पहले कभी नहीं देखा था। क्रूर, हिंसक, जैसे मनहूसियत का साक्षात रूप। ऐसी ऊर्जा आखिर कैसे बन सकती है? यह तो वाकई किसी शैतान जैसा है। यह किसी प्रतिशोधी रूह या दुष्ट आत्मा की ऊर्जा से अलग थी। यह पूरी तरह से एक नई शक्ति थी जो सिर्फ मो क्योंगुन की अपनी थी। उसी पल सोसाइटी लीडर के सबसे बड़े शिष्य, एल्डेस्ट यंग मास्टर ना युलरियन ने कहा, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक नादान बच्चे हो, भले ही कि हमारी फितरत एक जैसी हो, पर तुम तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सरदर्द निकले। मेरा भी आपके बारे में कुछ ऐसा ही ख्याल है। यह दोनों तरफ से था। मो क्योंगुन को भी समझ आ गया था कि ना युलरियन भी कोई ऐसा औजार नहीं है जिसे इस्तेमाल किया जा सके, बल्कि वह तो एक ऐसा कांटा है जिसे उखाड़ फेंकना ही बेहतर है। मोक क्योंगुन का जवाब सुनकर ना युलरियन ने अपना सिर झटका। फिर वह दोबारा बोला, क्या तुम वाकई इंसान हो? ना युलरियन का यह सवाल जायज था। ऐसी आपात स्थिति में मो क्योंगुन ने अपनी जान दांव पर लगाकर जबरदस्ती अपनी सीमाओं को तोड़ दिया था। यह तरक्की की ऐसी रफ्तार थी जो नामुमकिन लगती थी। इंसान ही हूं। क्या आपको लगा कि मैं कोई राक्षस बन जाऊंगा? राक्षस? शायद तुम्हारे भीतर से निकलती यह काली मनहूस ऊर्जा किसी नरक के शैतान जैसी है। शैतान? यह सुनकर मोक क्योंगुन हल्का सा हंसा। शैतान, उसने कहा। वह समझ सकता था कि ना युलरियन ऐसा क्यों कह रहा है। अपनी खुद की शक्ति होने के नाते उसे यह और भी साफ महसूस हो रही थी। अपने भीतर की उस कड़वाहट को भूल जाओ, तभी तुम जी पाओगे। अब याद आया, बचपन से उसके दादाजी उससे यही कहते थे। उसे लगता था कि यह सिर्फ उसके भीतर की किसी चीज को तबाह करने की तड़प है। लेकिन अब जब यह ऊर्जा उसके पूरे वजूद में फैल चुकी थी, उसे यह अनजानी नहीं लग रही थी। वह अंधेरा और वह उथल पुथल ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वह उसके अपने भीतर से ही उपजी हो। शैतानी ऊर्जा बुरा नहीं है, तो क्या हम इसे डिमनिक की कहें? डिमनिक की? हाँ, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे किसी बड़े पंथ के मुखिया हो। कौन जाने, पर उससे जरूरी बात यह है कि तुम्हारी ये आंखें बड़ी दिलचस्प हैं। क्या तुम इन आंखों से मेरी शक्ति देख सकते हो? मोक क्योंगुन, जिसकी रूहानी आंखें खुली थीं, सब कुछ साफ देख पा रहा था। ना युलरियन की दाईं आंख, जिससे चांदी जैसी रोशनी निकल रही थी, वाकई असाधारण थी। पर मोक क्योंगुन की बात ने जैसे आग में घी का काम किया। सवाल खत्म होते ही ना युलरियन का बिजली की रफ्तार से मोक क्योंगुन की तरफ झपटा। इस मुकाम तक पहुंचने से पहले मोक क्योंगुन को उसकी चाल समझना मुश्किल हो रहा था, पर अब मुझे सब दिख रहा है। वह आखिरकार ना युलरियन की हर हरकत को भांप पा रहा था। मोक क्योंगुन ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, जमीन पर पड़ी विकेट ब्लेड उसकी हथेली में खींची चली आई। सूं! तलवार से काली खूंखार ऊर्जा फूटने लगी। उसी पल मोक क्योंगुन ने अपनी तलवार तिरछी ऊपर की ओर घुमाई। झन! नीली और काली ऊर्जाओं के टकराते ही चिंगारियां उठी। खिसकते हुए टकराव इतना जोरदार था कि मोक क्योंगुन 2 कदम पीछे खिंच गया। भले ही वह चालें समझ पा रहा था, पर शारीरिक ताकत के मामले में ना युलरियन अब भी उससे ऊपर था। जबरदस्ती अपनी सीमाओं को तोड़ने की वजह से मोक क्योंगुन की ताकत अभी ना युलरियन के बराबर नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन ना युलरियन के चेहरे पर जीत की कोई खुशी नहीं थी। यह मेरी चालों को पकड़ने लगा है। भले ही वह अभी भारी पड़ रहा था, पर यह हकीकत कि एक मामूली सा लड़का पल भर में उसके स्तर पर पहुंच गया था, उसे परेशान कर रही थी। ट्रांसफॉर्मेशन का मुकाम इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ऐसे काम नहीं चलेगा। उसे मोक क्योंगुन को यही खत्म करना होगा, वरना आगे चलकर वह उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ना युलरियन ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी। गड़गड़ाहट! जैसे ही ना युलरियन ने अपनी ऊर्जा बढ़ाई, जमीन की रेत कांपने लगी। यहां से जिंदा जाने का ख्याल दिल से निकाल दो। क्या यह इतना आसान होगा? गड़गड़ाहट! जवाब में मोक क्योंगुन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी ऊर्जा अब भी स्थिर नहीं हुई थी, पर अगर वह ना युलरियन जंत्र की बराबरी नहीं करता तो वह पल भर में काट दिया जाता। छन छन! तलवारों के टकराते ही ना युलरियन की आंखें सिकुड़ गईं। वह ताकत में आगे था, लेकिन जैसे ही उसकी तलवार मोक क्योंगुन की तलवार से छूती, उसकी ऊर्जा बिखरने लगती। इस नई काली शक्ति की फितरत ही तबाही मचाना थी। मोक क्योंगुन भी हार नहीं मान रहा था और अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था। बड़ा जिद्दी है। यह समझकर कि सिर्फ तलवार से काम नहीं बनेगा, ना युलरियन ने जोर से जमीन पर पैर पटका। धमक! कड़ाक! मोक क्योंग
उनके पैरों के नीचे की जमीन फट गई, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। इस मौके का फायदा उठाते हुए झन ना युलरियन ने उसकी तलवार को एक तरफ झटका और सीधे उसके बाएं कंधे पर वार किया। लेकिन सूं पीछे से एक जानलेवा इरादा महसूस हुआ। ओ नहीं, ना युलरियन ने जमीन से उछलकर अपना शरीर घुमाया और खुद को एक ऊर्जा के घेरे में कैद कर लिया। जैसे ही वह घूमा, उसकी ऊर्जा एक बवंडर बन गई जो हर तरफ तीखे वार छोड़ रही थी। छन 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 छन। इसकी इंद्रियां बहुत तेज हैं। चोंगर्योंग, जिसने पीछे से वार करने की कोशिश की थी, उसे अपनी पाइप से उन हमलों को रोकना पड़ा। मो क्योंगुन ने भी खुद को संभाला और ना युलरियन के घेरे में कोई दरार खोजने की कोशिश की, पर इस तकनीक में कोई कमी नहीं थी। यह अब भी तुमसे ज्यादा ताकतवर है, हमें मिलकर लड़ना होगा। मैं उसे उलझाती हूँ। तुम चोंगर्योंग की बात पूरी होने से पहले ही मो क्योंगुन ने ना में सिर हिला दिया। क्या ये लड़का आखिर क्या सोच रहा था? अगर उन्होंने ना युलरियन को यही नहीं मारा तो वे अपने लिए सबसे बड़ा दुश्मन खड़ा कर लेंगे। ये बहुत खतरनाक है। मेरे पास फालतू पुतले हैं, तुम छिप जाओ। क्या? मुझे उस तरफ से एक बहुत बड़ी जादुई ताकत, कर्स पावर महसूस हो रही है। मो क्योंग उनकी बात सुनकर चोंगर्योंग चौंक गई। उसे लगा था कि वह लड़ाई में इतना डूबा है कि उसे कुछ और महसूस नहीं होगा, पर क्या उसने भी उसे पकड़ लिया? सच तो यह था कि चोंगर्योंग ने भी उस शक्ति को महसूस किया था। जादू टोने की बुनियाद यही कर्स पावर होती है। जैसे ही चोंगर्योंग ने अपनी पूरी रूहानी ताकत दिखाई थी, शहर के किसी बड़े तांत्रिक ने उसे भांप लिया था। वह तांत्रिक जल्द ही यहाँ पहुंचने वाला था। जल्दी करो। क्या तुम सब कुछ बर्बाद करना चाहती हो? चोंगर्योंग जावक ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आखिरकार कहा। अगर खतरा महसूस हो तो तुरंत उस जहरीले बूढ़े के पास भाग जाना। इतना कहकर चोंगर्योंग मो क्योंग उनके शरीर में समा गई। सूं उसी पल ना युलरियन रुका और अपनी दाईं आंख से आसपास का मुआयना करने लगा। कहाँ गई वह औरत जो बेसोयन के रूप में थी? कहाँ गायब हो गई? उसकी आंखों से बच निकलना नामुमकिन था, फिर भी वह कहीं नहीं दिख रही थी। ना युलरियन शौक ने मो क्योंगुन को घूरते हुए पूछा, वह औरत कहाँ गई? जवाब में मो क्योंगुन ने बस अपने कंधे उचका दिए। आप किसकी बात कर रहे हैं? वही वह अजीब सा साया जो हमारी गुरु बहन के रूप में था। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या? ना युलरियन को यकीन नहीं हुआ। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? वह अब भी यही थी और अचानक गायब हो गई। दिक्कत यह थी कि उसके गायब होते ही उसकी ऊर्जा भी पूरी तरह खत्म हो गई थी। ना युलरियन चारों तरफ चौकन्ना था। उसे नहीं पता था कि वह कब और कहां से हमला कर दे। मो क्योंगुन मुस्कुराया और बोला, शायद आपको कोई वहम हुआ है। ना युलरियन का डंक का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उसने मो क्योंगुन को घूरा और अपनी गर्दन के जोड़ चटकाए। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हाँ, तुमने सिर्फ मेरे सामने खड़े होने की काबिलियत पाई है। इसे मेरी बराबरी समझने की भूल मत करना। सुन, इतना कहते ही ना युलरियन धुएं की तरह गायब हो गया। जवाब में मो क्योंगुन ने अपनी तलवार ऊपर की ओर घुमाई। छन! काली और नीली ऊर्जा फिर टकराई। मो क्योंगुन ने खुद को मोड़ा और हवा में दोबारा वार किया। वहां कोई था जो पल भर के लिए दिखा और फिर ओझल हो गया। सूं सूं! ना युलरियन इतनी तेज रफ्तार से हिल रहा था कि सिर्फ उसकी परछाइयां दिख रही थी। वह अपनी चालों से मो क्योंगुन को चारों तरफ से घेर रहा था। मो क्योंगुन की आंखें तेजी से इधर उधर घूम रही थीं। वह उन आंखों से ना युलरियन की हर हरकत को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी अपनी रफ्तार ना युलरियन जितनी नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ हमलों का जवाब दे पा रहा था। एक छोटी सी गलती और तुम्हारी जान गई। ना युलरियन गुरानगुस पर दबाव बनाए हुए था। मो क्योंगुन अभी अभी इस मुकाम पर पहुंचा था, इसलिए उसका शरीर अभी इस नई ताकत के साथ पूरी तरह तालमेल नहीं बिठा पाया था। सूं! तब मो क्योंगुन ने अपना पैर हिलाया। वह चाल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था। झन! उसी पल मो क्योंगुन ना युलरियन के पीछे पहुंच गया और अपनी काली ऊर्जा से उसके सीने पर वार किया। ना युलरियन ने उसे आसानी से रोका और फिर अपनी तेज रफ्तार पकड़ ली। वह पल भर में 20 कदम चल रहा था। उसकी हर चाल पानी की तरह रफ्तार भरी थी, लेकिन ना युलरियन हैरान रह गया। उसे लगा था कि यह कोई इत्तेफाक है, पर मो क्योंगुन अब उसकी चालों की नकल कर रहा था। उसके कदम बिल्कुल वैसे ही पड़ रहे थे जैसे ना युलरियन के क्लियर वाटर क्रॉसिंग स्टेप्स। ये ना युलरियन के अपने खानदान की गुप्त तकनीक थी। वह सन्न रह गया। उसे पता था कि वह खुद दूसरों की नकल करने में माहिर है, पर यह लड़का तो लड़ाई के बीच में ही उसकी विद्या चुरा रहा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी ही तकनीक मुझ पर आजमाओ। उसका गुस्सा बढ़ गया। उसे अब तक मोक क्योंगुन अपने बराबर नहीं लगा था, पर अब उसकी सोच बदल गई थी। उसे जाके इस लड़के को तुरंत मारना होगा। तब पास ही में एक भारी शक्ति महसूस हुई। दोनों रुक गए। उनकी नजरें उस शख्स पर पड़ी जो उनकी तरफ आ रहा था। पॉइजन किंग, वह और कोई नहीं, खुद बैक्साहा थे, एल्डेस्ट यंग मास्टर। ये काफी चौंकाने वाला है, ना युलरियन ने कहा। वजह साफ थी, बैक्साहा पहले से कहीं ज्यादा जवान दिख रहे थे और उनकी शक्ति भी बेमिसाल हो चुकी थी। आपने अपनी सीमाओं को पार कर लिया है। पॉइजन किंग बैक साहा हल्के से हंसे और बोले, एल्डेस्ट यंग मास्टर, क्या मैं जान सकता हूं कि आप मेरे चेले के साथ यहाँ क्या कर रहे थे? यह एक सीधी चेतावनी थी। ना युलरियन ने जवाब देने के बजाय अफसोस भरी नजरों से मो क्योंगुन को देखा। फिर वह हंसा और बोला, तुम किस्मत वाले हो। बैक्साहा को यह गुस्ताखी पसंद नहीं आई। ना युलरियन अब भी अपनी दुश्मनी छोड़ने को तैयार नहीं था। वह वाकई बहुत घमंडी था।
सूंग, ना युलरियन की उंगलियों की नीली ऊर्जा गायब हो गई। जवाब में मोक क्योंगुन ने भी अपनी तलवार की शक्ति शांत कर ली। बैक्साहा की नजरों में शक था। मोक क्योंगुन की तलवार की ऊर्जा इतनी काली क्यों थी और उसमें इतनी ताकत कहां से आई? यहाँ क्या हुआ था? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मोक क्योंगुन ना युलरियन जैसे महारथी का सामना कैसे कर पाया। तभी ना युलरियन ने बैक्साहा से कहा, पॉइजन किंग, आपको इस कामयाबी पर बधाई। अब मैं विदा लेता हूँ। इतना कहकर वह मुड़ा जैसे जा रहा हो। बैक्साहा ने चैन की सांस ली, पर उसी पल अचानक ना युलरियन ने मुड़कर अपनी उंगली मोक क्योंगुन के सीने में घोंप दी। मोक क्योंगुन ने उसकी कलाई पकड़ी, पर उंगली गहराई तक धंस चुकी थी। चाक, एल्डेस्ट यंग मास्टर, बैक्साहा गुस्से में चिल्लाए। ना युलरियन ने सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें क्या लगा मैं इस कमीने को जिंदा छोड़कर चला जाऊंगा? उसकी उंगली मोक क्योंगुन के सीने में थी। बस 1 इंच और उसका दिल फट जाता। लेकिन मोक क्योंगुन के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। वह मौत के इतने करीब होकर भी मुस्कुरा रहा था। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझसे पकड़े जाने के लिए आपका शुक्रिया। क्या? उसी पल कड़क मोक क्योंगुन ने ना युलरियन की कलाई मरोड़कर तोड़ दी। कड़क, ओह, एल्डेस्ट यंग मास्टर ना युलरियन की कलाई मरोड़कर तोड़ दी गई थी। ना युलरियन ने पागलों की तरह अपनी टूटी हुई कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन चटक, यह कैसा दरिंदा है। उसकी कलाई टस से मस नहीं हुई। उसने अपने दाएं हाथ की पूरी ताकत झोंक दी, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। मोक क्योंगुन ने उससे कहा, क्या हुआ? क्या हाथ बाहर निकालने में दिक्कत हो रही है? ना युलरियन की आंखें फटी की फटी रह गईं। कलाई की हड्डी टूटने का दर्द जानलेवा होना चाहिए था, पर ना युलरियन के चेहरे पर दर्द से ज्यादा हैरानी थी। इस लड़के की ताकत तो उससे कम थी, फिर उसने उसकी कलाई कैसे तोड़ दी? तब एक अजीब चीज हुई। अचानक उस लड़के की ताकत पहले से 2 गुनी बढ़ गई। ना युलरियन ने देखा कि मोक क्योंगुन के उस हाथ की नसें काली होकर बाहर की तरफ उभर आई थी, और वह हाथ किसी डरावने राक्षस जैसा दिख रहा था। यह क्या बला है? ना युलरियन अपनी खास आंख से देख पा रहा था कि मोक क्योंगुन के दाएं हाथ में एक अजीब सी ऊर्जा उबल रही थी। यह कोई मामूली ताकत नहीं थी। इसने कोई बहुत ही विचित्र विद्या सीखी है। उसने कहां से सीखी? यह जरूरी नहीं था। जरूरी यह था कि मोक क्योंगुन की ताकत उस वक्त ना युलरियन के दाएं हाथ की ताकत से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। ना युलरियन ने फुर्ती से अपने बाएं हाथ की उंगली उठाई और एक नीली तलवार जैसी ऊर्जा पैदा की। वह एक ही बार में मोक क्योंगुन का सिर कलम कर देना चाहता था। लड़का जिंदा रहा तो बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। सर छन, लेकिन ना युलरियन की बार मोक क्योंगुन की गर्दन छूने से पहले ही रोक दी गई। उसे रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि पॉइजन किंग। वह पॉइजन किंग बैक्साहा थे। उन्होंने बिना जहर का इस्तेमाल किए अपने हाथ की ताकत से पल भर में ना युलरियन का वार बेकार कर दिया। बैक्साहा ने कड़क आवाज में कहा, तुम मेरे सामने ही मेरे चेले को मारने की हिम्मत कर रहे हो? बैक्साहा की बात सुनकर ना युलरियन की नजरें जम गईं। उसका चेला उसकी कलाई तोड़कर पकड़े हुए है और बैक्साहा फिर भी उसे बचा रहे हैं। ना युलरियन ग्लिटेग ने दबी आवाज में चेतावनी दी, क्या आप एक मामूली चेले के लिए इस यंग मास्टर से दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं? क्या इससे बैक खानदान का कुछ भला होगा? क्या तुम अब मुझे धमका रहे हो? ना युलरियन के घमंड ने बैक्साहा के गुस्से को भड़का दिया था। ना युलरियन चाहे सोसाइटी लीडर का कितना भी करीबी क्यों ना हो, बैक्साहा 5 किंग्स में से एक थे। ओहदे में वह ना युलरियन से ऊपर ही थे। मुझे अब साफ समझ आ गया है कि तुम मेरे और मेरे खानदान के बारे में क्या सोचते हो। तो अब मेरी चेतावनी भी सुन लो। अगर तुम अब भी पीछे नहीं हटे तो मैं पूरी ताकत लगा दूंगा ताकि तुम अगले उत्तराधिकारी न बन पाओ। क्या? ना युलरियन का चेहरा और भी भयानक हो गया। उसका पूरा ध्यान मोक क्योंगुन को खत्म करने पर था और यह बूढ़ा बार बार बीच में आकर उसके गुस्से में घी डाल रहा था। मैंने कहा ना, पीछे हटो वरना मैं तुम्हें उत्तराधिकारी बनने से रोक दूंगा। पॉइजन किंग। गड़गड़ाहट। ना युलरियन के चिल्लाते ही उसकी जानलेवा ऊर्जा चारों तरफ फैल गई। हवा तेज चलने लगी और उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे। जवाब में पॉइजन किंग बैक्साहा ने भी हार नहीं मानी और उनके पूरे शरीर से जहरीली धुंध निकलने लगी। गड़गड़ाहट। एक बैंगनी रंग की जहरीली ऊर्जा उठी जो बहुत मनहूस लग रही थी। वह वेबडिमन पॉइजन स्क्रिप्चर के 8वें चरण तक पहुंच चुके थे। उनकी ताकत अब पहले जैसी नहीं थी। जैसे ही बैक्साहा ने एक कदम बढ़ाया, जमीन का एक हिस्सा गलने लगा। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि किसी भी पल उन दोनों के बीच मौत का खेल शुरू हो सकता था। लेकिन दोनों ही फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे क्योंकि मोक क्योंगुन ने अभी भी ना युलरियन की रन की कलाई पकड़ रखी थी। ठीक उसी पल सिहरन, एक खूंखार जानलेवा इरादा महसूस हुआ, जैसे वह कोई इशारा हो। ना युलरियन और बैक्साहा ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। छन छन छन। पलक झपकते ही उनके बीच 4-5 वार हुए। सर सूं। जहर और जानलेवा इरादों के टकराने से जमीन फटने लगी, पर यह मुकाबला ज्यादा देर नहीं चला। वजह यह थी कि यह कमीना क्या कर रहा है। मोक क्योंगुन, जो ना युलरियन की कलाई पकड़े हुए था, उसने अचानक उसे गले लगा लिया जैसे उसे पकड़कर जकड़ना चाहता हो। ना युलरियन सन्न रह गया। इस नाजुक घड़ी में यह लड़का क्या पागलों जैसी हरकत कर रहा था? अभी मुझे छोड़। ऐसा नहीं हो सकता। गुरुजी, कृपया यंग मास्टर का बायां हाथ पकड़ लीजिए। क्या? झपट्टा।
मो क्योंग उनकी बात सुनकर बैक साहान ने अनजाने में ही ना युलरियन का बायां हाथ दबोच लिया। अब ना युलरियन की जुग का कोई भी हाथ हिलने लायक नहीं बचा था। तुम दोनों की तो ना युलरियन ने अपने पूरे शरीर की ताकत बटोरी और अपनी खाल से तलवार जैसी पैनी ऊर्जा छोड़ने लगा। सर 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 जैसे तलवारबाज के लिए उसका पूरा शरीर ही एक हथियार था, लेकिन शरीर में उन तीखे बारों के चुभने के बावजूद मो क्योंग हिला तक नहीं, बल्कि उसने ना युलरियन को और जोर से जकड़ लिया। कड़क, इसके बाएं हाथ की यह ताकत कैसी है? ना युलरियन के माथे पर बल आ गए। मो क्योंग ने उसकी कमर को जिस तरह जकड़ा था उसकी हड्डियां चटकने लगी थी। उसे समझ आ गया कि मो क्योंग अपनी उस विचित्र शक्ति का इस्तेमाल दोनों हाथों से कर सकता है। ना युलरियन का आपा पूरी तरह खो गया। कमीने इंसान, उसने अपना सिर पीछे किया और पूरी ताकत से मो क्योंग के माथे पर दे मारा। धमाका, कड़क, टक्कर इतनी जोरदार थी कि मो क्योंग का सिर पीछे की तरफ झटक गया। ना युलरियन ने मौका नहीं छोड़ा और दोबारा अपना सिर दे मारा। धमाका, मो क्योंग के माथे से खून की धार बह निकली। ना युलरियन पागलों की तरह हंसा और फिर से वार किया। हा हा हा, अब पकड़ कर दिखा। धमाका धमाका धमाका। 3-4 टक्करों के बाद मो क्योंग उनके माथे की नसें भी काली पड़ने लगी। फिर उसने भी अपना सिर पीछे किया और ना युलरियन के सिर पर जोर से हमला किया। कड़क, ओह, दोनों के सिर एक दूसरे से टकराकर पीछे को झटके। टक्कर इतनी तेज थी कि वे दूर जा गिरते, पर मो क्योंग ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। दोनों के चेहरे खून से लथपथ हो चुके थे। हाँ, बैक्सा, हाँ, यह सब देखकर सन्न थे। उन्होंने मदद तो की थी, पर यह कोई मुकाबला नहीं बल्कि सड़क छाप लड़ाई जैसा लग रहा था। ना युलरियन की आंखों में अब खून उतर आया था। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसने अपनी गोल्डन सिल्कवर्म तकनीक का इस्तेमाल किया और अचानक अपना बायां हाथ बैक्साहा की पकड़ से छुड़ा लिया। धमाका, पर तभी कुछ और हुआ। सू सू सू। ना युलरियन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर आग में जल रहा हो। मोक क्योंग उनके शरीर से एक सुर्ख लाल जहरीली धुंध निकल रही थी जो ना युलरियन को झुलसा रही थी। पॉइजन मास्टर, पूरे शरीर से जहर उगलना सिर्फ वही कर सकता था जो पॉइजन मास्टर के मुकाम तक पहुंच गया हो। यह मुमकिन नहीं है। बैक साहब भी यह देखकर अपनी हैरानी नहीं छिपा पाए। उन्हें पता था कि मो क्योंग उनकी ताकत बढ़ रही है, पर यह तो नामुमकिन था। उन्होंने तो उसे अभी तक ठीक से जहर की विद्या सिखाई भी नहीं थी, बस एक बार उसे रहस्यमयी कला दिखाई थी। फिर भी वह उस मुकाम तक पहुंच गया था जहां शरीर खुद जहर बन जाता है। क्या इसने अपनी सीमाएं तोड़ दी हैं? बैक साहा के रोंगटे खड़े हो गए। सू। पहली बार ना युलरियन के मुंह से दर्द की चीख निकली। वह चाहे कितना भी बड़ा योद्धा क्यों ना हो, एक पॉइजन मास्टर की जकड़ में रहकर उस जहर से बचना नामुमकिन था। दर्द को सहते हुए ना युलरियन ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों में फिर से ऊर्जा भरी और मो क्योंग उनके कान के पास वार करना चाहा ताकि उसका सिर छेद सके। लेकिन तभी ठप, किसी ने ना युलरियन के सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार वार किया। वह बैक्सा थे। ना युलरियन का दिमाग सन्न रह गया और उसकी ताकत बिखर गई। मौका देखकर बैक्सा ने उसके शरीर के खास बिंदुओं को एक्यूपॉइंट्स को दबाकर उसे सुन्न कर दिया। ना युलरियन का सिर एक तरफ ढुलक गया। बैक्सा ने तुरंत मो क्योंग को रोका। बस करो, रुक जाओ। मो क्योंग ने सिर हिलाया और कहा, हमें इसे मारना होगा। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, पर अगर हमने इसे अभी मार दिया तो सोसाइटी लीडर हमें नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? मो क्योंग ने थोड़ी देर सोचा और फिर जहर छोड़ना बंद कर दिया। उसने ना युलरियन को छोड़ दिया। थप, ना युलरियन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे देखकर मो क्योंग ने बैक्सा से कहा, मुसीबत तो है, पर यह यंग मास्टर सोसाइटी लीडर से ज्यादा बड़ा दुश्मन साबित होगा। हे भगवान! बैक्सा ने अपना सिर पकड़ लिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने अपनी जेब से एक लाल रंग की पुड़िया निकाली। उसमें एक खुशबूदार सुनहरी गोली थी। यह क्या है? पॉइजन अवॉइडेंस बीड, जहरनाशक गोली। यह गोली हर तरह के जहर को खत्म कर सकती है। यह बहुत कीमती दवा थी। इसे बनाने में करोड़ों का खर्च और बरसों का समय लगता था, पर इस वक्त कंजूसी करना भारी पड़ सकता था। अगर ना युलरियन मर जाता तो वो उस समय में मुसीबत में पड़ जाते। बैक्सा ने वह गोली पीसकर ना युलरियन के गले में उतार दी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चीजें इतनी जल्दी कैसे बदल गईं। अभी कुछ देर पहले वह अपनी तरक्की का जश्न मना रहे थे और अब इस झमेले में फंस गए थे। तब मो क्योंग उसके पास आया। आप ये क्यों कर रहे हैं? माफ कीजिएगा, पर अगर हम इसे मार नहीं रहे तो कम से कम यह तो मुझे लेना ही होगा। क्या? इससे पहले कि बैक्सा कुछ समझ पाते, मो क्योंग ने अपनी उंगली बेहोश पड़े ना युलरियन की दाईं आंख में घुसा दी। चाक! उसने ना युलरियन की आंख का गोला बाहर निकाल लिया। बैक्सा सन्न रह गए। उनके पास शब्द नहीं थे। मो क्योंग ने वह आंख उन्हें दिखाई और अपने खून से सने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान लाते हुए बोला। ये आंख थोड़ी परेशानी खड़ी कर रही थी, आपको नहीं लगता? मोक क्योंग उनके हाथ में एल्डेस्ट यंग मास्टर ना युलरियन की आंख का गोला था और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। पॉइजन किंग बैक्सा के पास जैसे शब्द ही खत्म हो गए थे। उन्होंने आनन फानन में ना युलरियन की दाईं आंख के खाली सॉकेट से बहते खून को रोकने की कोशिश की और मो क्योंग उन पर बरस पड़े। ये तुम क्या कर रहे हो? बैक्सा सच में सन्न थे। उन्होंने ना युलरियन को न मारने की चेतावनी दी थी, पर इसका मतलब यह कतई नहीं था कि उसके साथ ऐसा कुछ कर दिया जाए।
वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि मो क्योंगुन उनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मो क्योंगुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वही जो मैंने कहा था, ये आंख थोड़ी परेशानी खड़ी कर रही थी। परेशानी? मो क्योंगुन की बात सुनकर बैक साहा को अचानक थंडरबोल्ट फिस्ट किंग वॉन ब्योंग हाक की कुछ साल पुरानी बात याद आ गई। एल्डर बैक, क्या आपने कभी एल्डेस्ट यंग मास्टर के साथ मुकाबला किया है? यंग मास्टर के साथ? नहीं, कभी नहीं। सुना है कि उनकी मार्शल आर्ट्स की काबिलियत बहुत तेजी से बढ़ी है। हाँ, इसीलिए मैंने उनके साथ अभ्यास किया और दंग रह गया। पहले के मुकाबले उन्हें पहचानना मुश्किल है। अच्छा, इस हद तक? हाँ, लेकिन सिर्फ उनकी कला ही नहीं, उनकी एक आंख भी बड़ी अजीब थी। अजीब आंख? हाँ, उनकी एक आंख चांदी की तरह चमकती थी और वह मेरी हर चाल को बड़ी आसानी से पढ़ पा रहे थे। चालों को पढ़ पा रहे थे। क्या उस आंख में कोई खास ताकत है? मुझे तो यही लगता है। जाहिर है यंग मास्टर खुद इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताएंगे। वॉन ब्योंग हाक ना युलरियन ग्यांग के गुरु थे, जिन्होंने उन्हें मल्ल युद्ध, बेयर हैंड कॉम्बैट सिखाया था। इसीलिए वह 5 किंग्स में उन्हें सबसे बेहतर जानते थे। ये याद आते ही बैक साहा ने अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, मुझे याद है मैंने उनकी आंख के बारे में सुना था, पर अगर वह वाकई इतनी खास है तो अब वह तुम्हें मारने के लिए और भी ज्यादा पागल हो जाएंगे, क्योंकि तुमने उनकी वह ताकत छीन ली है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे भी अब दुश्मन बन ही चुके हैं। मो क्योंगुन ये बात अच्छी तरह जानता था। जैसे ही ना युलरियन की आंख खुलेगी, वह मो क्योंगुन को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। बड़ा अफसोस है, भविष्य के लिहाज से बस अभी मार देना ही सही था, लेकिन अगर वह सोसाइटी लीडर के सबसे खास शिष्य को मार देता तो वह सीधे लीडर का दुश्मन बन जाता। उसे लीडर से कुछ राज उगलवाने थे, इसलिए वह ना युलरियन को अभी नहीं मार सकता था। ऐसे में उसकी ताकत को जितना हो सके कम कर देना ही बेहतर था। तब मो क्योंगुन के मन में एक विचार आया, चोंगरियोंग, बोलो क्या होगा अगर तुम इस इंसान के शरीर पर कब्जा कर लो? अगर चोंगरियोंग ना युलरियन के शरीर में समा जाती तो एक तीर से 2 निशाने लगते। वह कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि लीडर का पहला शिष्य था। उसे कंट्रोल करके वे लीडर तक पहुंच सकते थे और ना युलरियन जैसा कांटा भी हमेशा के लिए निकल जाता। पर चोंगरियोंग ने उम्मीद के उलट जवाब दिया, यह नामुमकिन है। क्या? मैंने कहा ना, यह नहीं हो सकता। क्यों? जब कोई अपनी सीमाओं को तोड़कर ट्रांसफॉर्मेशन रेलम तक पहुंचता है तो उसके शरीर की ऊर्जा न कि केवल उसके जिस्म को बल्कि उसकी रूह को भी इतना मजबूत बना देती है कि उस पर कब्जा करना मुमकिन नहीं रहता। क्या तुमने पहले कभी कोशिश की है? तुम्हें कहना चुप क्या लगता है मैंने नहीं की होगी। चोंगरियोंग के लहजे से लग रहा था कि वह पहले ऐसा कुछ आजमा चुकी है, यानी ना युलरियन को वश में करने का प्लान फ्लॉप था। ये अफसोसनाक था, पर कोई चारा नहीं था। तब मैं बैक साहा खड़े हुए और बोले, मुझे नहीं पता यहाँ क्या क्या हुआ, पर तुमने वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तुमने एल्डेस्ट यंग मास्टर जैसे इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है। उन्होंने मायूसी से सिर हिलाया। मो क्योंगुन ने आदर से सिर झुकाया और कहा, मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से आप भी मुसीबत में पड़ गए हैं। मुसीबत? हाँ, मुसीबत तो है, पर अब जो हो गया सो हो गया। मैं आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता। उनकी बात सुनकर मो क्योंगुन की आंखों में हैरानी चमक गई। दुश्मन कोई मामूली नहीं था। ना युलरियन के पास पूरी संस्था का 40% समर्थन था। अगर बैक साहा चाहते तो उसे खुद से अलग करके अपनी जान बचा सकते थे। अपनों का साथ न छोड़ना। दिखने में भले ही वह कैसे भी हों, पर बैक साहा वफादारी को बहुत अहमियत देते थे। क्या वह मो क्योंगुन को वाकई अपना मानने लगे थे? हैरानी के बीच बैक साहा ने कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चलो जल्दी से चीजें सुलझा लेते हैं। सुलझा लेते हैं? हाँ, मैं तुमसे बस 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुम्हें अपने इस गुरु पर भरोसा है तो उनके जवाब दो। मो क्योंगुन ने सिर हिलाया। जी पूछिए। मो क्योंगुन वैसे तो किसी पर भरोसा नहीं करता था, पर अब वे दोनों एक ही कश्ती में सवार थे। बैक साहा को अपने साथ रखना उसके लिए जरूरी था। बैक साहा ने पहला सवाल किया, तुम्हारी और एल्डेस्ट यंग मास्टर की लड़ाई शुरू कैसे हुई? उन्होंने ही मुझ पर पहले हमला किया। क्या उन्होंने पहले हमला किया? पर क्यों? ना युलरियन को एक समझदार इंसान माना जाता था। वह बिना वजह किसी पर हमला क्यों करेगा? कौन जाने, मुझे भी नहीं पता। क्या तुम्हें लगता है मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा? सच यही है, बस एक अंदाजा है मुझे। कैसा अंदाजा? बताओ। मो क्योंगुन ने कंधे उचकाए। शायद वह मुझसे डर गए थे या उन्हें मुझ पर शक था। पॉइजन किंग ने उसे गौर से देखा और फिर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए गहरी सोच में डूब गए। सच तो यह था कि वह काफी हद तक समझ रहे थे। वह खुद मो क्योंगुन की ताकत देखकर दंग थे। अभी कुछ देर पहले वह एक साधारण योद्धा था और अचानक वह इस मुकाम पर पहुंच गया। यह आम समझ से बाहर की बात थी। बैक साहा को खुद यहाँ तक पहुंचने में दशकों लग गए थे और यह 17 साल का लड़का पल भर में वहां पहुंच गया। तभी उन्हें याद आया कि उन्हें खुद आत्मज्ञान मो क्योंगुन की वजह से मिला था। तुमने अपनी सीमाएं कब तोड़ी? ज्यादा देर नहीं हुई। मतलब ठीक कब? यंग मास्टर के साथ लड़ते वक्त। बैक साहा का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें लगा था कि वह पहले ही यह मुकाम पा चुका है, पर नहीं, उसने तो लड़ाई के बीच में अपने से ताकतवर दुश्मन के सामने यह कमाल कर दिखाया था। हाँ, वो सिर्फ अपनी हैरानी ही जाहिर कर पाए। क्या ये लड़का ऊपर से कोई वरदान लेकर आया था? नहीं, सिर्फ वरदान से काम नहीं चलता। इसके लिए जो हुनर चाहिए वह किसी शैतान जैसा था। उन्होंने खुद को संभाला और दूसरा सवाल किया। यह मेरे दूसरे सवाल से जुड़ा है। तुमने वेव डिमन पॉइजन स्क्रिप्चर में महारत कैसे हासिल की? यह बात उन्हें सबसे ज्यादा खाई जा रही थी। उन्होंने तो उसे वह किताब बस एक बार दिखाई थी। मो क्योंगुन ने थोड़ी देर सोचा। वह इसे छिपाना चाहता था, पर अब बैक साहा सब देख चुके थे। बस एक बार देखकर मैंने इसे सीख लिया। क्या? बैक साहा सन्न रह गए।
मार्शल आर्ट्स में बरसों गुजारने वाला इंसान किसी भी कला की बुनियादी बातें समझ सकता है, पर उसे पूरी तरह अपना लेना, वह भी सिर्फ एक बार देखकर, यह नामुमकिन था। क्या तुम वाकई सच कह रहे हो? सिर्फ पढ़ने से यह नहीं होता। जब मैं उसे देख रहा था तो मैंने उन शब्दों के पीछे छिपे लेखक के इरादों और उनकी सोच को अपने दिमाग में एक तस्वीर की तरह उतार लिया। दिमाग में तस्वीर? मेरे खुदा, बैक्साहा के मुंह से चीख निकल गई। 17 साल की उम्र में यह लड़का मानसिक छवियों, मेंटल इमेजेस के साथ खेल रहा था। ये कोई इंसान नहीं, ये तो साक्षात एक अजूबा था। ये तो एक राक्षस है। बैक्साहा को यह मानना ही पड़ा। यह लड़का उस मुकाम पर था जहां पहुंचने का आम इंसान सपना भी नहीं देख सकता। उन्होंने ना यूलरियन की तरफ देखा। अब मैं समझा। अब उन्हें समझ आया कि ना यूलरियन इससे क्यों डरा हुआ था। एक तेज सुई अपनी जगह बना ही लेती है। इस लड़के का हुनर भी वैसा ही था। शायद मैं अपनी आंखों से मार्शल आर्टिस्ट के इतिहास के सबसे बड़े राक्षस का जन्म देख रहा हूँ। जिस रफ्तार से यह बढ़ रहा था, अगले 20 सालों में यह मार्शल आर्ट्स की दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर 6 हेवेंस तक पहुंच सकता था। यह सोचकर बैक्साहा की उत्तेजना बढ़ गई। के उनकी उंगलियां कांपने लगी। अगर मो क्योंगुन उनका दुश्मन होता तो वह उसे तुरंत मार देते, पर वह तो उनका चेला था। उन्हें लगा जैसे बुढ़ापे में उनकी किस्मत चमक गई है। अब इस विद्या को आगे ले जाने वाले 2 लोग हैं। अब मुझे वारिस की चिंता करने की जरूरत नहीं। उन्हें लगा जैसे उन्हें कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उनका मन कर रहा था कि जोर से चिल्लाकर अपनी खुशी जाहिर करें, पर अभी वक्त नहीं था। के ठीक है, मेरी जिज्ञासा शांत हुई। अब आखिरी सवाल। आपके पास काफी सवाल हैं। जाहिर है अब तुम और मैं एक ही कश्ती में हैं। इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें एक दूसरे का साथ तो चाहिए ही, है ना? मुसीबत तो बड़ी थी। मेरा सवाल सीधा है, अब तुम आगे क्या करोगे? आगे क्या करूंगा मतलब? हाँ, अब जब हम एल्डेस्ट यंग मास्टर के दुश्मन बन चुके हैं तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। एक रास्ता? मो क्योंगुन ने पूछा। आपके दिमाग में क्या है गुरुजी? सोचने वाली क्या बात है? अगर एल्डेस्ट यंग मास्टर अगला उत्तराधिकारी बन गया तो न तुम बचोगे और न मेरा बैक खानदान। ये तो सच है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें यह पक्का करना होगा कि उनके अलावा कोई और उत्तराधिकारी बने। खटाक, बैक्साहा ने चुटकी बजाई और कहा, बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। नुशायूं, हमें किसी दूसरे उम्मीदवार का साथ देना होगा ताकि हम इस मुसीबत से जिंदा बच सके। पहले तो ना यूलरियन इतना मजबूत था कि किसी और के पास कोई मौका ही नहीं था, पर अब नजारा बदल चुका है। कैसे? मो क्योंगुन के सवाल पर बैक्साहा मुस्कुराए और एक रहस्यमयी अंदाज में बोले, तुम्हारी एक पसंद पूरे खेल की बाजी पलट सकती है। पहले एल्डेस्ट यंग मास्टर का पलड़ा इतना भारी था कि बाकी 2 दावेदारों के पास कोई मौका ही नहीं था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कैसे? मोक क्योंग उनके सवाल पर पॉइजन किंग बैक्साहा मुस्कुराए और एक गहरे लहजे में बोले, तुम्हारी एक पसंद पूरे खेल की बाजी पलट सकती है। मेरी पसंद? हाँ, तुम्हारी पसंद। मोक क्योंग उनकी पसंद। यही बैक्साहा का फैसला था। असल में यह फैसला उन्होंने हल्के में नहीं लिया था। मोक क्योंगुन शैडो क्लैन का चेला था जो संस्था के गुप्त मामलों और जासूसी को संभालता था, और अब वह बैक खानदान का भी शिष्य था जो जहर और सामूहिक हत्याओं में माहिर थे। सिर्फ इतना ही उसे एक बहुत ही अहम मुकाम पर खड़ा कर देता था। हेवन एंड अर्थ सोसाइटी के अंदर एयर मार्शल आर्ट्स परिवार और गुट हैं। ये सब मिलकर एक बड़ी ताकत बनते हैं, लेकिन इनमें से कुछ गुट बहुत खास भूमिका निभाते हैं, जैसे हमारा बैक खानदान और शैडो क्लैन। उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में शामिल लोगों के लिए इन दोनों गुटों का साथ मिलना भविष्य के लिए बहुत मायने रखता है। शायद यही वजह थी कि दूसरे शिष्य जांग न्यूंग आक और तीसरी शिष्या विसोयोन मो क्योंगुन को अपनी तरफ करना चाहते थे। मो क्योंगुन ने समझते हुए सिर हिलाया। यही नहीं, आज एक और बड़ी ताकत का जन्म हुआ है। बड़ी ताकत? के और कोई नहीं बल्कि मैं और तुम, बैक्साहा ने शान से अपने कंधे उचकाते हुए कहते हुए कहा। संयोग से बैक्साहा और मो क्योंगुन दोनों ने ही अपनी सीमाओं को पार कर लिया था और अब वे ट्रांसफॉर्मेशन रेल में पहुंच चुके थे। पूरी सोसाइटी में गिने चुने लोग ही इस मुकाम पर थे। मेरी और तुम्हारी ताकत मिलकर इसको पूरी जंग का रुख बदल सकती है। हम 2 ही काफी हैं। के? अच्छा, समझ गया। तुम्हारा जवाब इतना ठंडा क्यों है? क्या तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है? बैक्साहा ने थोड़े असंतोष के साथ पूछा। मो क्योंगुन ने सिर हिलाया। ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम इतने बुझे क्यों लग रहे हो? मुझे बस लगता है कि जब तक कुछ तय न हो जाए तब तक ये सब बेमतलब है। तय न हो जाए? क्या तुम अपनी सीमाओं को तोड़ने के बाद भी खुश नहीं हो? ये तो बस एक रास्ता है जिसे पार करना ही था। मो क्योंगुन ने इतनी सादगी से जवाब दिया कि बैक्साहा दंग रह गए। उन्हें खुद इस मुकाम तक पहुंचने में बरसों लग गए थे और यहाँ यह बच्चा अपनी मंजिल कहीं और ही देख रहा था। क्या इसका लक्ष्य शुरू से ही कुछ अलग था? बैक्साहा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और गंभीर आवाज में बोले, तुम्हारी बात सही है। मैं एक छोटी सी कामयाबी में ही खुश होकर बड़ी तस्वीर देखना भूल गया था। मार्शल आर्ट्स का साधक होकर भी मैं कितना मूर्ख था। मो क्योंगुन हैरान था। उसका मतलब ये नहीं था। वो तो बस ये सोच रहा था कि उसके इंतकाम के लिए अभी ये ताकत भी कम है। उसके लिए मार्शल आर्ट्स सिर्फ बदला लेने का एक औजार था। लगता है ये बूढ़ा तुम्हारी बातों का गलत मतलब निकाल रहा है। चोंगरियोंग हंसी। गलतफहमी पालना हर किसी की अपनी आजादी है। मो क्योंगुन ने मन ही मन जवाब दिया। इसे चोंगरियोंग खामोशिया की हमारी एक शर्त लगी थी ना। तुमने कहा था कि अगर मैं 3 साल के अंदर ये दीवार तोड़ दूं तो तुम मेरी गुलाम बनोगी।
चोंगरियोंग इतनी जोर से चिल्लाई कि मो क्योंगुन को लगा उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। शर्त खत्म, अब चिल्लाना बंद करो, शोर मत मचाओ। जैसे ही शर्त रद्द हुई, चोंगरियोंग ऐसे चुप हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने राहत की सांस ली। वह पहले से ही एक रूहानी सेवक थी। अब इस लड़के की गुलाम बनना उसे मंजूर नहीं था। तब एक साहा बोले, खैर बातों में वक्त बर्बाद नहीं करते। जैसा तुमने कहा, हमें एक चुनाव तो करना ही होगा। एल्डेस्ट यंग मास्टर की फितरत देखते हुए होश आते ही वह हम पर हर तरफ से दबाव बनाएगा और वह बहुत तेज होगा। मो क्योंगुन भी इस बात से सहमत था। अगर ना यूलरियोन उसके जैसा ही था तो आंख खुलते ही जंग शुरू हो जाएगी। इसलिए उन्हें एक ऐसी फौज खड़ी करनी थी जिससे ना यूलरियोन भी टकराने से डरे। आप सही कह रहे हैं गुरुजी। तो फिर तुम किसे चुनोगे, जांग न्युंगाक या विसोयोन? मैं तुम्हारे फैसले के साथ हूँ। असल में बैक्साहा के मन में विसोयोन थी, क्योंकि जांग न्युंगाक धोखेबाज किस्म का इंसान था, पर उन्होंने फैसला मो क्योंगुन पर छोड़ दिया। मुझे लगता है जांग न्युंगाक बेहतर रहेगा। क्या? बैक्साहा का चेहरा उतर गया। तुम उसे क्यों चुन रहे हो? जांग न्युंगाक तीनों में सबसे कमजोर था और उसका बर्ताव भी ठीक नहीं था। बैक्साहा को लगा कि शायद मो क्योंगुन का वू होरांग के साथ कोई झगड़ा हुआ है, इसलिए वह ऐसा कह रहा है। जांग न्युंगाक के लोग अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार हैं, चाहे वह कैसा भी हो। दूसरी तरफ विसोयोन के लोग उसे एक नेता के बजाय एक खूबसूरत औरत की तरह देखते हैं। क्या एक खूबसूरत औरत? जी हाँ, पॉइजन किंग ने एक लंबी आह भरी। उन्हें समझ आ गया कि मोक क्योंगुन क्या कहना चाह रहा है। विसोयोन बला की खूबसूरत थी, और अगर उसके खास लोग उसे श्रद्धा के बजाय चाहत की नजर से देखते थे तो वह कभी एक मजबूत नेता नहीं बन पाएगी। नेतृत्व की क्षमता जांग न्युंगाक में बेहतर थी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो फिर जांग न्युंगाक के पास जाओ और उसे अपना फैसला सुना दो। जी, और आप क्या करेंगे? मैं यहाँ की सफाई करूंगा, शैडो क्लैन के लीडर से मिलकर गठबंधन की बात करूंगा। मो क्योंगुन ने हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा किया। फिर वह बेहोश पड़े वो होरांग के पास गया। तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कहा ना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। मुझे इसकी जरूरत है। मैं पहले विसोयोन से मिलने जा रहा हूँ। क्या? तुमने तो कहा तुम उसे नहीं चुनोगे। मो क्योंगुन ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया। यह सुनकर बैक्साहा चौंक गए। क्या यह मुमकिन है? कोशिश करने पर ही पता चलेगा। और हाँ, वह जो वहाँ पड़ा है वह सेक चुंग है, उसे अपने साथ शैडो क्लैन ले जाइएगा। मो क्योंगुन वो होरांग को कंधे पर लादकर वहां से निकल गया। बैक्साहा उसे जाते देखते रहे। फिर वे बेहोश ना यूलरियोन के पास गए। जंग तो शुरू हो चुकी थी और अब वे हारने वाले नहीं थे। उन्होंने चुपके से ना यूलरियोन के दाएं टखने पर अपना पैर रखा और जोर से दबाया। कड़क टखना टूटने की आवाज आई। के विसोयोन का निवास स्थान। एक सूजे हुए चेहरे वाला आदमी वहां दाखिल हुआ। वह था यूक विसोन। ओह भाई यूक! आंगन में अभ्यास कर रहे यांग इल ने उसे देखा और खुशी से चिल्लाया। यूक विसोन बहुत शर्मिंदा था। मोक क्योंगुन की वजह से उसे सजा काटनी पड़ी थी। उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। भयांग, हमारे बड़े भाई वो होरांग कहाँ हैं? वे विसोयोन के आदेश पर किसी को लाने गए हैं। पॉइजन किंग के घर के पास मोक क्योंगुन नाम के किसी लड़के का इंतजार कर रहे हैं। यूक विसोन का खून खौल उठा। वह विसोयोन को समझाने वाला था कि उस लड़के को भर्ती न करें, और यहाँ वे उसे लाने भी पहुंच गए। तब भी दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। यूक विसोन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह वही कमीना था, मो क्योंगुन। लेकिन मो क्योंगुन मुस्कुराया। अरे बड़े दिनों बाद मिले, क्या इत्तेफाक है? क्या ये तुम्हारा बड़ा भाई है? थप! मोक क्योंगुन ने अपने कंधे पर लदे इंसान को जमीन पर पटक दिया। वह वो होरांग था, लहूलुहान और बेहोश। यह देखकर यूक विसोन और यांग इल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो होरांग जैसा युद्ध था इस हाल में। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।